ऑफिस से आते ही शुभम लॉबी में टाई ढीली करके कोट और जूते मोजे उतार कर सोफे पर पसर गया। रीचा ने मोजों को जूतों में खोसने के बाद उन्हें रैक में रखा और कोट अलमारी में टांग दिया। जब तक शुभम वॉशरूम में मुंह पर कुछ छींटे मारकर दोबारा सोफे पर आया, तब तक वह 2 कप में चाय और कुछ स्नैक्स ले आई। शुभम ने मोबाइल पर कुछ टटोला, फिर कप उठाकर चाय सुरुकने लगा। रीचा कुछ देर तक टेबल पर रखा दूसरा कप देखती रही। पूरे दिन अलग रहने के बाद भी 2 शब्द नहीं। रोजाना इसी तरह का यंत्र चालित रूटीन सा बन गया था। घर में किचन में बर्तन रखकर वह बेडरूम में चली गई, जहां आंसू बेसुध हो रहा था। उसकी मनोव्यथा में अनभिज्ञ वात्सल्य उमड़ा तो उसका माथा और नन्हे से मुट्ठी भींचे हाथों को चूम लिया, फिर आंखें बंद करके लेट गई। तो क्या जिंदगी बस अपने अपने हिस्से के कार्य कर लेने भर का ही है? सुबह जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच तैयार करो, टिफिन बनाओ, नौकरी पर जाओ, शाम को साहब आए तो जूते कपड़े अलमारी में रखो, चाय बनाओ, डिनर तैयार करो, फिर पति को खुशी देने के लिए शरीर को सौंपो। तो क्या भावनाओं के कोमल एहसास से दूर केवल स्थूल कार्य के निर्वहन तक सीमित जाना ही वैवाहिक जीवन का सच है? आखिर वह रोमांस और प्रेम कहाँ चला गया जिसके सपने उसने स्वयं देखे थे और शुभम ने भी दिखाए थे? रात में रोजमर्रा की तरह बेड पर अपने हिस्से में सिमटी रीचा ने एक नज़र शुभम पर डाली। वह दैहिक सुख से तृप्त होकर बेसुध सोया पड़ा था। मन की वितृष्णा बढ़ी तो लॉबी की बालकनी में आकर तारों से भरे आकाश को देखने लगी, जहां पूर्व में संजोए सपने बिखरे नजर आ रहे थे। रीचा जब पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में थी, तभी कई लड़कों के बीच में से उसके लिए शुभम को चुना गया था। वैसे परिवार तो उसका दिल्ली का था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व मुंबई के आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी लग जाने के बाद वह वहीं रहता था। दोनों परिवारों के संतुष्ट हो जाने के बाद विवाह की तैयारियां होने लगी। उस दिन सगाई की रस्म पूरी हो जाने के बाद वह और शुभम किचन गार्डन में चले गए थे। रीचा के चेहरे पर बालों की झूलती लट को हटाते हुए शुभम ने कहा, कभी भी दूर मत जाना, कभी कोई छोटी बात हो जाए तो एक दूसरे को मना लेंगे। वैसे मैं तुम्हें रूठने ही नहीं दूंगा, इतना प्यार दूंगा। हमारे घर में रूठने मनाने के पल कभी आएंगे ही नहीं। देखना तुम। रीचा के प्रेम पूरित शब्दों से वशीभूत होकर शुभम ने उसके हाथ पर चूम जड़ा दिया। उस रात देर तक रीचा के मन में गुदगुदी मचती रही कि क्या वैवाहिक जीवन सचमुच इतना अधिक सुख और आनंदित होता है? जब मन के किसी कोने में उत्तर मिला, इससे भी कहीं अधिक तो खुश यही शर्म से दोहरी हो गई। देर तक कल्पनाएं संजोती रही कि रोमांस का हाल उस वक्त क्या होगा जब दोनों एक ही घर में हर पल साथ रहेंगे। तब तो शुभम से पीछा छुड़ाना ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर वह दिन भी आ गया जब वह दुल्हन बनकर शुभम के पास पहुंच गई। कुछ दिन शुभम के परिवार में रहने के बाद दोनों घूमने निकल गए, कभी पर्वतों के बीच तो कभी दूसरी खूबसूरत वादियों में मंडराते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रीचा ने महसूस किया कि शुभम के अंदर प्रेम और रोमांस का खुमार उतरने सा लगा था। रीचा को शुभम के रूखे व्यवहार का आभास तब हुआ जब मुंबई जाने के एक दिन पहले ऐसे ही पूछ लिया, कैसा है वहाँ का घर, कुछ लेना है वहाँ के लिए? अरे ज़्यादा मत उड़ो, जैसा घर है वैसे ही रहेंगे, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सैलरी है उसे खूब सोच समझ कर खर्च करना होगा, समझी? शुभम के रूखे व्यवहार से रीचा हतप्रभ सी रह गई।
वह ध्यान हटाने के लिए तैयारी में जुट गई। यूं ही यद्यपि तैयारी करने जैसा अब कुछ खास रह नहीं गया था। नए घर में आकर दोनों प्रेम और रोमांस की बजाय रोजमर्रा की दिनचर्या से बंध गए। शुभम ऋचा के साथ बहुत कम समय साझा करता था। कुछ दिनों बाद उसने ऋचा को जॉब करने का सुझाव दे डाला। ऋचा इसके पक्ष में नहीं थी। वह ऐसा घर चाहती थी जिसमें प्रेम करने वाला पति हो और घर के दायित्व निभाने में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। ऑफिस जाते समय और वापस आने पर दोनों आलिंगन में बंध कर प्रेम सुख ले। लेकिन मिल रही थी उपेक्षा। जो सपना देखा था यथार्थ उसके विपरीत सामने आ रहा था। शुभम के कहने पर ऋचा ने एक निजी स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी ज्वाइन कर ली। अब उस पर घर और जॉब के दोहरे काम आन पड़े जिन्हें वक्त पर करने की बाध्यता थी। रविवार के दिन तो पहले से छूटे हुए कामों को करने पर व्यस्तता और बढ़ जाती। कभी मन होता कि कुछ आराम कर ले, लेकिन फुर्सत के पल उसके पास नहीं थे। शुभम के उपेक्षित व्यवहार और कर्कश शब्दवाणों के कारण वह अपनी वेदना बताने का साहस नहीं जुटा पाती थी। फिर भी यह विचार तो आता ही था कि शुभम कुछ तो ऐसा करे जिससे उसे लगे कि उसकी परवाह है। इसी भावना से वशीभूत एक रविवार की सुबह शुभम का कंधा हिलाते हुए कह बैठी, मन भारी हो रहा है, चाय बना दोगे? तुम जानती हो छुट्टी के दिन देर तक सोता हूँ, तुमने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। कहते हुए शुभम ने तकिए में मुंह छुपा लिया। कभी तो मेरा भी ख्याल किया करो, दिन रात घर और बाहर के काम में मरती रहती हूँ। क्या मुझे अधिकार नहीं? कि उसकी आंखों में आंसू तैर गए। सुबह हुई नहीं कि बकबक शुरू कर दी। सभी औरतें काम करती है, तुम अनोखी नहीं हो। चाय पीनी है, खुद बनाकर पी लो। वह धीरे से किचन की ओर बढ़ चली। चाय पीकर ब्रेकफास्ट तैयार किया, फिर वॉशिंग मशीन चला दी। इसी बीच शुभम उठा तो सीधे वॉशरूम में घुस गया। ब्रेकफास्ट लेने के बाद जब ऋचा मशीन से कपड़े निकालने लगी तो शुभम ने मोबाइल पकड़ लिया। उसने डरते डरते कहा, जरा कपड़े फैलाकर टांग दोगे? सारा काम तो मशीन कर देती है। अब कपड़े फैलाने टांगने के लिए भी एक आदमी चाहिए। उन औरतों से पूछो जो नल से पानी निकालकर हाथों से कपड़े धोती है, और यहाँ सारी सुविधाएं हैं तो भी नखरे। लोग ठीक ही कहते हैं, पत्नी को जरा सा मुंह लगाया नहीं कि वह सिर चढ़ जाती है। ऋचा ने आगे कुछ नहीं कहा, चुपचाप मशीन से कपड़े निकालने लगी। एक तरह से शुभम ने अपनी सोच स्पष्ट रूप से बता दी थी कि वह उसकी उंगलियों पर नाचने की बजाय उसे अपनी उंगलियों पर नचाए। आंसू के जन्म के बाद भी शुभम का उपेक्षापूर्ण रवैया बना रहा। यद्यपि ऋचा ने किसी सीमा तक परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, फिर भी लगातार तनाव और थकान के कारण सहजता खोती जा रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके और शुभम के बीच जब तक वाक युद्ध होने लगा, दोनों के जॉब के कारण आंसू को छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था में छोड़ा जाने लगा। शुभम से पहले स्कूल से लौटने पर वह आंसू को साथ ले आती। दिन भर दूर रहने के बाद आंसू ऋचा से लिपटा ही रहता। वह जैसे ही उसे लेटाती वह जोर जोर से रोने लगता। 1 घंटे बाद जब शुभम आता तो सोफे पर पसरकर चाय का फरमान दे देता। तब ऋचा को रोना आ जाता। आखिर एक दिन चाय का आदेश पर उसके सब्र का प्याला छलक ही उठा। आंसू को शुभम की गोद में पटक कर बोली, इसे संभालो, तब तो चाय बनाओ।
कमाल है, तुमसे छोटा सा घर भी नहीं संभाला जा रहा है। दूसरी औरतों को देखो, पूरे भरे पूरे घर को संभालती हैं और उफ तक नहीं करती हैं। मुझसे नहीं होगा, नौकरी करो, खाना बनाओ, बच्चा संभालो, दूसरे काम करो और तुम्हारे नखरे भी उठाओ। तुम क्या करते हो घर में? साहस जुटाकर एक ही सांस में ऋचा ने सब कुछ कह डाला। घर चलाने के लिए ही तो नौकरी कर रहा हूँ, और क्या करूँ? शुभम के स्वर में आवेश था। सिर्फ कमाई करना ही सब कुछ नहीं होता, घर के कामों में एक दूसरे का साथ देना भी जरूरी होता है। लेकिन तुम नहीं समझोगे। मुझे नहीं पता था कि तुम छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद पैदा करोगी। भूल की मैंने तुमसे विवाह करके, तुम्हें पता ही नहीं है छोटी बातों का मूल्य। मैं भी जान गई हूँ कि सब झूठे सपने दिखाए थे तुमने। पछता रही हूँ कहते हुए रुआंसी हो गई ऋचा। शुभम वहीं से बरबराया। कुछ नहीं सूझा तो रोने का नाटक शुरू कर दिया। संबंधों में आई टूटन का नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच संवादहीनता का ऐसा परिवेश निर्मित हो गया जो दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऋचा जब अपनी सहेली से पति के बारे में कामों में हाथ बटाने के किस्से सुनती तो उसका दुख और बढ़ जाता था। ऐसे ही एक रविवार की सुबह उसका मन जब ज़्यादा उदास हुआ तो वह आंसू को साथ में लेकर अपनी साथी शिक्षिका मालती के घर चली गई, मन को हल्का करने। अरे आओ ऋचा, सही समय पर आई हो। देखो पति देव जी आज गोभी के पराठे बना रहे हैं, मालती ने खुशी से कहा। मालती के पति राजेश्वर भी बोले, मेरे हाथ के पराठे खाओगी तो अपने पराठे भी भूल जाओगी। अरे शुभम नहीं आया? फिर उन्होंने तुरंत मोबाइल पर शुभम को अपनेपन से भरी डांट बिलाई। कहाँ हो यार तुम, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे बना रहा। शुभम के आने पर राजेश्वर ने उसे फिर प्यार भरी खरी खोटी सुनाई। अजीब आदमी हो, तुम्हें तो ऋचा के साथ आना चाहिए था। शुभम की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। जब अपराध बोध प्रताड़ित करने लगता है तो शब्द मौन हो ही जाते हैं। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। उसे ये देखकर बड़ा अजीब लग रहा था कि राजेश्वर पराठे बना रहे हैं और वह भी खूब रुचि के साथ। भाई साहब, भाभी जी से भी कुछ मदद ले लीजिए, ऋचा ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। राजेश्वर कुछ कहते उससे पहले ही मालती बोल पड़ी। अरे मैं तो कह रही थी, लेकिन ये माने तब ना। कह रहे हैं कि पत्नी की सेवा करके थोड़ा पुण्य हमें भी कमा लेने दो। मैंने भी सोचा जब ये स्वयं ही पत्नी की सेवा में लगे हैं तो फिर मैं भी क्यों ना आराम करूं, आराम से बैठूं। फिर जोर से हंसने लगी। राजेश्वर का व्यवहार देखकर शुभम के मन में हलचल होने लगी। उत्सुकता बढ़ने पर रहा नहीं गया तो पूछ बैठा, भाई साहब आप घर के सारे काम कर लेते हैं? जी साहब, सारे काम। मिल बांट कर काम करते हुए जीवन नैया चले तो उसका आनंद ही कुछ और है। शुभम को क्या बता रहे हो, तुमसे ज़्यादा काम करता होगा, कुछ सीखो उससे। मालती ने राजेश्वर को सुई चुभो दी। इस पर सभी हंस पड़े, लेकिन शुभम की हंसी में फीकापन था। नहीं भाभी जी, सच तो यह है कि मैं घर का कुछ भी काम नहीं करता हूँ, सब ऋचा ही करती है।
आत्मग्लानि से भरे शुभम के मुंह से सच्चाई निकल ही पड़ी। अरे यार, प्रेम संबंधों में अपनेपन का एहसास दिलाती हुई छोटी छोटी बातों का तड़का नहीं लगेगा तो रोमांस में स्वाद कैसे आएगा। तुम्हारी तरह हम दोनों भी जॉब में हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, घर में 2 ही प्राणी हैं। ऐसे में मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो फिर यह घर नहीं रहेगा, मकान बन जाएगा। सच बताओ शुभम, आपस में छोटे छोटे कामों में एक दूसरे का हाथ बटाने से जो खुशी मिलती है वह कहीं नहीं मिल सकती है। तो ये छोटी सी बात, लेकिन इसका मूल्य बहुत बड़ा है। इसी से घर में प्रेम, रोमांस और आनंद बना रहता है। राजेश्वर ने कहा और किचन की ओर बढ़ चले। मैं भी देखूं कहीं पराठों का कवाड़ा न कर दे। आप बैठो, बस अभी आई, कहती हुई मालती भी किचन में घुस गई। राजेश्वर और मालती के व्यवहार से शुभम और ऋचा को लगा जैसे वे बहुत हल्के से हो गए हैं। संवादहीनता से उपजा भारीपन कहीं तिरोहित हो गया था। दोनों एक ऐसे नए संसार में प्रवेश कर गए थे जहां कोई अंतर नहीं था तो बस अपनापन, प्रेम और रोमांस। शुभम के अंदर वर्चस्वता का भवन ठहरा जा रहा था। मन में सवाल कौंधा, क्या अकारण संवादहीनता को ओढ़कर घुटन भरे पलों को जीने का नाम ही जीवन है? उत्तर मिला, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे लगा जैसे उसने ऋचा के जीवन की खुशियों का बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया है। इसका प्रायश्चित अपनेपन से उसका विश्वास जीतकर ही किया जा सकता है। थोड़ी देर में ही चाय पराठे का दौर शुरू हो गया। जाते समय मालती ने शुभम को छेड़ा, शुभम, अगले रविवार को हम दोनों तुम्हारे घर आ रहे हैं, क्या खिलाओगे हमें? शुभम कुछ कहता उससे पहले ही राजेश्वर बोल पड़े, देखो, बाहर से तो कुछ लाना मत, बस घर में ही कुछ बना लेना। अरे भाई, तुम पकौड़ियाँ बना लेना, मैं तो दीवाना हूँ पकौड़ियों का। ऋचा, तुम इसे ट्रेंड कर देना। इस पर सब जोर से हंस पड़े। जी बिल्कुल, मैं ही बनाऊंगा और देखना, बहुत स्वादिष्ट बनाऊंगा। इस बार शुभम ने खुलकर ठहाका लगाया। घर पहुंचने पर ऋचा गोद में सो रहे आंसू को बेड पर लेटाकर किचन की ओर बढ़ी थी कि शुभम उसे बाहों में उठाकर दूसरे कमरे में ले आया। मैडम जी, किचन को मैं देख लूँगा, पहले कुछ रोमांस तो हो जाए। बहुत दूर रह ली, अब नहीं रह पाओगी। रहना ही कौन चाहता है? भावुकता के अतिरेक में ऋचा की आंखें भर आई। बहुत दुख दिया है मैंने, मेरी सोच गलत थी। देखो, तुम नौकरी छोड़ दो, मैं हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, मुझे माफ़। शुभम इतना ही कह पाया क्योंकि ऋचा के होठों ने उसके होठ बंद कर दिए। फिर दोनों आलिंग बंद होकर बेड पर गिर पड़े और प्रेम रस में डूब गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।